हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व अर्थात एसेंशियल ऑफ एन आइडियल एवरेज। एक राइटर हैं यूल और केंडाल। इन्होंने एक प्रतिनिधि तथ्य आदर्श माध्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। कुछ उनमें से मैं आपको बताती हूँ। एक है कि अगर आदर्श माध्य है तो स्थिर परिभाषा होनी चाहिए उसकी। दूसरा है सभी मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। तीसरा है उसमें सरल और बोधगम्य। चौथा है शीघ्र गणनीय। पांचवा है बीजगणितीय विवेचन के योग्य। और छठा है निदर्शन परिवर्तनों से न्यून प्रभावित। ये मैंने आपको बताए हैं एक आदर्श माध्य में मिलने वाले गुण या विशेषताएं या तत्व। ठीक है, ये मैंने आपको बताए हैं यूल और केंडाल के अकॉर्डिंग। अब एक आदर्श माध्य में जो गुण होते हैं वो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। पहला देखिए, सुनिश्चित तथा स्पष्ट परिभाषा। दूसरा जो पॉइंट है वो है सुगम आंकलन। तीसरा पॉइंट है समंकमाला का प्रतिनिधित्व। चौथा पॉइंट है इसमें बीजगणितीय विवेचन संभव। और पांचवा पॉइंट है निरपेक्षता। और छठा पॉइंट है निदर्शन से अप्रभावित। अब चलते हैं एक एक करके इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला देखते हैं सुनिश्चित तथा स्पष्ट परिभाषा। माध्य सुनिश्चित एवं स्पष्ट होने चाहिए ताकि इनको देखने, इनको समझने और इनकी व्याख्या करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए। ठीक है, इतना स्पष्ट होना चाहिए कि देखने में, समझने में, व्याख्या करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी माध्य का समान अर्थ लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। माध्य का जो अर्थ है वो सब लोग उसका एक ही अर्थ में यूज़ करें। अब चलिए दूसरा देखते हैं, सुगम आंकलन। माध्य का गणितीय आंकलन सुगम और सरल होना चाहिए। यदि ये सुगम और सरल होते हैं तो उसमें विशेष जटिलता व बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, सुगम होगा, सरल होगा तो ना तो विशेष बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही वो जटिल होगा। तो आदर्श माध्य की गणना की विधि कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है। अर्थात आदर्श माध्य की गणना की विधि कैसी होगी? सरल होगी। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर विचार करते हैं। तीसरा है समंकमाला का प्रतिनिधित्व। तो बच्चों, एक राइटर है क्रॉक्सटन एवं काउडेन। इन्होंने बताया कि माध्य समंकमाला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। यानी समंकमाला जिसमें बहुत सारे अंक हैं और माध्य कैसा है? सभी अंकों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। आदर्श माध्य में इस गुण का होना बहुत आवश्यक है। अगर ये गुण नहीं है तो वो आदर्श माध्य नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है आपके लिए बीजगणितीय
विवेचन संभव। तो इसमें क्या होता है, इसमें तथ्यों की तुलना में दो समूहों के माध्यों को बीजगणितीय विधि से पुनः विश्लेषित करके दोनों समूहों का माध्य ज्ञात किया जाता है। देखिए, दो समूहों की तुलना करते हैं। कैसे? हम अपने मन से नहीं करेंगे, बीजगणितीय मेथड, बीजगणितीय विधि से करेंगे और फिर पुनः उसका विश्लेषण करेंगे और दोनों समूहों का माध्य ज्ञात करेंगे तथा उनके परस्पर संबंधों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, तुलना की, विश्लेषण किया और उसका माध्य ज्ञात किया, फिर दोनों का परस्पर संबंध क्या है उससे निष्कर्ष निकाला। इसलिए यह माध्य आदर्श होता है जिसका बीजगणितीय विवेचन करना संभव हो। समझ आया? वही माध्य आदर्श माना जाएगा जिसमें बीजगणितीय विवेचन करना संभव हो। अब चलिए नेक्स्ट में, निरपेक्षता। ये क्या है? किसी संख्या के थोड़ा घटने या बढ़ने से, चाहे संख्या घटे और चाहे संख्या बढ़े, माध्य में अर्थात एवरेज में उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए। ठीक, माध्य कैसा हो? स्थिर होना चाहिए। माध्य ऐसा हो कि स्थिर रहे। स्थिर माध्य होगा तभी वो आदर्श माध्य माना जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी संख्या के थोड़ा सा घटने से या बढ़ने से माध्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया और मैंने डिस्कस किया है 5 टॉपिक। ठीक, अब छठा टॉपिक लेते हैं। वो टॉपिक क्या है? निदर्शन से अप्रभावित। आदर्श माध्य निदर्शन में परिवर्तन करने पर प्रभावित नहीं होता। मैंने शुरू में ही कहा है आपसे कि निदर्शन से अप्रभावित रहेगा। जो निदर्शन से अप्रभावित रहेगा वही आदर्श माध्य कहा जाएगा। एक ही अध्ययन के क्षेत्र से विभिन्न निदर्शन लेकर अध्ययन करने पर माध्य मूल्य समान आता है। माध्य का मूल्य कैसा है? समान आएगा। अध्ययन एक ही किया है, एक क्षेत्र से विभिन्न निदर्शन लेकर के, यानी निदर्शन जो है, निदर्शन की इकाइयाँ वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग लेकर के भी जब आप अध्ययन करेंगे तो माध्य का मूल्य सेम रहेगा, अर्थात समान आएगा। तो इस अगर ऐसी सिचुएशन है तो वह माध्य कैसा कहलाएगा? आदर्श माध्य कहलाएगा। सेम मूल्य जिसका रहता है वो आदर्श माध्य कहलाता है। तो मैंने बच्चों अभी तक आप क्या डिस्कस किया है? एक, आदर्श माध्य के तत्व क्या क्या हैं। मैं दोबारा से फिर से रिवाइज करती हूँ संक्षेप में। मैंने सबसे पहले आपको यूल और केंडाल के अकॉर्डिंग बताए थे, जो 6 थे। ठीक है, 6 रूपों में है एक तत्व, जिसमें पहला मैंने आपको बताया स्थिर परिभाषा, सब दूसरा सभी मूल्यों पर आधारित, तीसरा सरल और बोधगम्य, चौथा शीघ्र गणनीय, पांचवा बीजगणितीय विवेचन के योग्य और छठा निदर्शन परिवर्तनों से न्यून प्रभावित। और फिर मैंने आपके सामने डिस्कस किया ताकि आपको इसे भली बात समझ आ जाए। और वो था एक आदर्श माध्य के गुण क्या क्या हैं, वो भी 6 मैंने आपको बताए हैं। उनमें पहला मैंने आपको बताया है सुनिश्चित तथा स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए।
दूसरा मैंने आपको बताया है इसमें सुगम आंकलन होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया है कि इसमें समंक माला का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। चौथा मैंने आपको डिस्कस किया है बीज गणितीय विवेचन इसमें संभव है। पांचवा मैंने आपको बताया निरपेक्षता वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। छठा बताया मैंने आपको निदर्शन से अप्रभावित, अर्थात निदर्शन में किसी भी क्षेत्र से लिया जाए, निदर्शन से निकलने वाला परिणाम सेम रहेगा, समान रहेगा। इस तरह से मैंने आपको ये तत्व बताए हैं जो आदर्श माध्य के हैं, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको इसे समझाने की, है ना। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको कम समझ आया है या नहीं समझ आया है तो आप मुझसे मेरे मोबाइल पर बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल छोड़ सकते हैं, मेल आईडी पर आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आप चैट कर लें, है ना। जो भी है आप बता दें मुझे, ठीक है, और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इस तरह से मैंने आज आपको समझाया है एक आदर्श माध्य के तत्व क्या हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।